के दिग्गज सैगल कैपिटल के फाउंडर अंशुल सैगल जुड़े हैं, जाने माने नाम कैपिटल मार्केट के। सर बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। गुड मॉर्निंग। और मैं पहला सवाल सर कंफ्यूजन को लेकर ही पूछना चाहता हूं कि इस वक्त जो ओवरऑल नैरेटिव्स हैं वो बहुत रैपिडली शेप हो रही है, रैपिडली चेंज हो रही हैं। हमें ये पता नहीं होता कि अगले सुबह जब हम उठेंगे तो क्या नैरेटिव होगा मार्केट के लिए। ग्लोबल ट्रेंड्स जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 7 बजे जब हम उठते हैं तो सबसे पहले पूरे ग्लोबल मार्केट को देखते हैं, कहां क्या हुआ, ट्रंप ने क्या कहा। ऐसे समय में इतने शोर के बीच में आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे ले रहे हैं? नमस्कार विकास, ऑलवेज अ प्लेजर। बहुत वैलिड सवाल है और इसका जवाब जो है वो आप मतलब आज के समय में जो हो रहा है उसको देख के वो ले नहीं सकते। आपको थोड़ा इसका लंबा परिप्रेक्ष्य लेना पड़ेगा। मैं जब मार्केट में आया था, या आप समझिए जब मैं कोटक पीएमएस ज्वाइन किया, तब सेंसेक्स होता था कुछ 21,000 पॉइंट। और अगले एक साल में वो सेंसेक्स गिर के 8,000 पॉइंट हो गया जब ये लीमन क्राइसिस हुआ। और उसके आप समझिए आज 16-17 साल हो गए, 18 साल हो गए हैं उसके बाद से। और मैंने भी कोटक को छोड़ दिया है और मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। तब से लेकर अभी तक जो मार्केट है 8,000 पॉइंट से आज 80,000 को क्रॉस कर चुका है। मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें, इस बीच में कई वॉर्स हुई, इस बीच में कोविड क्राइसिस हुआ, इस बीच में ऑयल प्राइसेस कहीं से कहीं चले गए, और भी बहुत फ्लक्चुएशंस हुई मार्केट में जो कि उस समय बहुत मीनिंगफुल लगती थी। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में उसको देखें तो मार्केट ऊपर ही चलती गई। इस सब को मार्केट ने पीछे छोड़ दिया और ग्रोथ की, जैसे ग्रोथ होती गई वैसे ही मार्केट भी ऊपर बढ़ती गई। हमें आज भी उस हिस्ट्री से सीखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम शॉर्ट टर्म में अगले एक महीने को, 15 दिन को नजरअंदाज करें, रोज की खबर को नजरअंदाज करें, और इस देश का लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी क्या है उस पे ध्यान दें। अगर हम उस पे ध्यान देंगे तो हमें ये समझ आएगा कि इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, और उस लॉन्ग टर्म में ये मार्केट कहीं ऊपर जाने वाली है। वी आर और जब वॉलेटिलिटी होती है तब आपको, और रोज के रोज कोई न्यूज आती है, तब आपको भाव फेवरेबल मिल जाते हैं। तो अच्छे भाव मिले और लॉन्ग टर्म ग्रोथ इस मार्केट में अच्छा रहे, इससे अच्छा सिनारियो क्या हो सकता है। तो हम यही सजेस्ट करेंगे और हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म को देखकर 3-5 साल आगे देखकर कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनमें हमें कोई ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, ना लॉन्ग टर्म बिजनेस मोमेंटम का इशू है। वो चीज हम देख के इन कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ये एक फायदा होता है जब आप बाजार के किसी ऐसे एक्सपर्ट से, किसी ऐसे दिग्गज से बात करते हैं जिन्होंने कई करेक्शंस देखी हो अपने पिछले करियर के अंदर। 1-2-3 दशकों का करेक्शन उन्होंने देखा हो, कई बार जो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स देखे हो, तो वो बता सकते हैं कि आपको करेक्शंस को कैसे डील करना चाहिए। और वो अंशुल सर ने बताया। और ये सच बात है कि जब हम लॉन्गर हॉरिजन पे चार्ट पे देखते हैं तो ये जो छोटे मोटे इवेंट्स है एक छोटे डॉट की तरह दिखते हैं हमें चार्ट पर। चलिए, एक ये बिल्कुल सेटल चीज है कि आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को देखते हुए फोकस करना है और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करनी है। लेकिन सर एक सवाल वैल्यूएशन को लेकर हमेशा रहा। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी कहते रहे और इंडिया में भी तमाम जो एक्सपर्ट्स जो बेयरिश साइड पे रहते हैं वो ये कहते रहे हमेशा कि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, तमाम इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो गए हैं। तो अब जब करेक्शन, थोड़ा टाइम करेक्शन भी हो चुका है, थोड़ा वैल्यू करेक्शन भी हो चुका है, ऐसे टाइम में क्या अब आपको वैल्यूएशन सही लग रहे हैं? क्या ये सही टाइम है? एफआईआई आने शुरू होंगे अब इस वैल्यूएशन पे? विकास, वैल्यूएशन कंपनी बाय कंपनी, सेक्टर बाय सेक्टर वेरी करते हैं। अगर कोई सिक्लिकल सेक्टर है उसमें 10 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स भी बहुत महंगा हो सकता है। और अगर कोई एफएमसीजी टाइप हाई आरओई कंपनी है उसके अंदर 30 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स भी सस्ता हो सकता है। और और जहां पे जिस मार्केट में ग्रोथ स्ट्रांग हो, जिस कंट्री में, जिस इकोनॉमी में ग्रोथ स्ट्रांग हो, उसका वैल्यूएशन प्रीमियम लाजमी है। और इंडिया को अगर आप देखेंगे, जैसा आज सब कहते हैं और मानते भी हैं कि मेजर इकोनॉमीज में इंडिया हाईएस्ट ग्रोथ इकोनॉमी है,
आज की डेट में, तो इंडिया का जो प्रीमियम है वैल्यूएशंस का वो तो रहने वाला है। अब पिछले अगर एक से 1.5 साल की बात करें, तो जो फ्रॉड था स्मॉल एंड मिड कैप्स में, ब्रॉडर मार्केट्स में, वो काफी कुछ कम हो गया है। जो आज से 1.5 साल पहले लोग कहते थे कि हमें कैपिटल गुड्स सेक्टर में या हमें बैंकिंग एंड फाइनेंस में या कई क्वालिटी बिजनेसेस में हमें इन्वेस्ट करना है और वैल्यूएशन थोड़े सस्ते हो जाए तो हम इन्वेस्ट करेंगे, आज वो वैल्यूएशन कुछ 30 से 50% सस्ते हो गए हैं। टाइम, जैसा आपने ठीक कहा कि टाइम भी करेक्ट हो गया है, प्राइस भी करेक्ट हो गया है। ये होने के बाद जो मार्केट में फ्रॉड था वो काफी कुछ कम हो गया है। अब उस तरह की एक्सेसिव वैल्यूएशन हमें दिखती नहीं है, और जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इस मार्केट की रहने वाली है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये वैल्यूएशंस आज रीजनेबल लग रहे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट्स हमें लगता है सस्ती हो गई है, ग्रोथ स्ट्रांग है, मैक्रो एनवायरनमेंट वीक था जो कि स्ट्रांग ही हो सकता है, और इसके चलते ये मार्केट रीजनेबली प्राइस्ड आज लगती है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है ये कि इस वक्त वैल्यूएशन आपको सही मिल रहे हैं, आपको बस सेक्टर के हिसाब से देखना होगा। और सर ने बड़ी तरीके से एक चीज़ बताई कि अगर 10 का भी पी है, अगर सिक्लिकल ग्रोथ है तो फिर वो महंगा हो सकता है। तो आप सेक्टर वाइज देखें, शेयर वाइज देखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से निश्चित तौर पे सलाह मशवरा करें, उसके बाद ही अपने कैपिटल एलोकेशन को डिसाइड करें। लेकिन सर एक सवाल आपसे मैं कैपिटल एलोकेशन पे पूछना चाहता हूँ कि कई व्यूअर हमारे 12 से 1 बजे के कॉलिंग शो में फ़ोन करते हैं और वो पूछते हैं कि इस वक्त क्या हमें अपना एलोकेशन थोड़ा इक्विटी से कम करके फिक्स्ड इनकम की तरफ ज्यादा ले जाना चाहिए, क्योंकि इक्विटी में उनके 1 साल के अंदर कई बार रिटर्न नहीं बने, म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स भी कई बार बड़े सबड्यूट से रिटर्न है। तो इस वक्त एलोकेशन जो होनी चाहिए वो एक आइडियल एलोकेशन क्या होनी चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को, अगर जो मीडियम रिस्क ले सकता है उसको अगर नजर में रखते हुए आप सलाह दें तो? ये रिटेल इन्वेस्टर जो है या वो माइंडसेट जो है वो एक बड़ा यूनिक माइंडसेट है। अब वही इन्वेस्टर जब शर्ट खरीदने जाता है, तो आज अगर उसने एक शर्ट 4,000 रुपए की ली है और कल, मतलब 3 महीने बाद वो शर्ट आधे दाम पे डिस्काउंट में बिकती है, 2,000 पे बिकती है, तो वो 2 शर्ट्स और ले लेगा। लेकिन स्टॉक लेने जाता है, आज स्टॉक 4,000 का मिलता है और 6 महीने बाद वही स्टॉक 2,000 का मिलता है, तो वो जो 2,000 का स्टॉक मिल रहा है उसको बेचना चाहेगा, खरीदना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे दिमाग में ये कंडीशनिंग है कि मेरे को अपना लॉस जो है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको ज्यादा नहीं गिरने देना। और क्या पता ये स्टॉक 2,000 का है, कल को क्या 1,500 ना हो जाए, 1,000 ना हो जाए। अगर तो आपने क्वालिटी कंपनीज ली हुई है और मार्केट में करेक्शन आया है, तो अब वो टाइम ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर आप अपना इक्विटी एलोकेशन कम कर दें। वो टाइम ऐसा है जहां आप अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ाएं, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल रहा है मार्केट। और और ये जो कॉन्ट्रेरियन एक तरह से माइंडसेट है, ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है, बजाय इसके कि वो मार्केट के लेजे के साथ चलते रहे। और इसलिए हमें ये लगता है कि ये समय अपना इक्विटी में एलोकेशन कम करने का नहीं है, ये समय ग्रेजुअली इक्विटी में एलोकेशन बढ़ाने का है। जहां तक सवाल है फिक्स्ड इनकम का, फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करने का टाइम तब था जब मार्केट में सब लोग गर्म हो रहे थे, वो कुछ 1.5 1 साल पहले ऐसा समय था। अब जब ठंडी है मार्केट में, तो फिक्स्ड इनकम में एलोकेशन बढ़ाने का ये टाइम नहीं है, ये तो फिक्स्ड इनकम से निकाल के मार्केट्स में ग्रेजुअली अपना एलोकेशन बढ़ाने का टाइम। तो कॉन्ट्रेरियन व्यू रखिए, कॉन्ट्रेरियन माइंडसेट रखिए, वो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। बिल्कुल। और ये माइंडसेट चेंज होना बड़ा ज़रूरी है कि जब आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आप सच में आप प्रोडक्ट्स जो खरीदते हैं वो ज़्यादा खरीदते हैं, बट इन्वेस्टमेंट आप कम कर देते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको चीज़ें सस्ती मिल रही है, सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है, तो आपको एलोकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है उस जगह, बशर्ते आपने अच्छे फंडामेंटल्स, अच्छे रिसर्च के साथ अपने शेयर और अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लिए हों। सर एक आखिरी सवाल बजट को लेकर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इस बार अगर बजट को हम देखें तो क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस मेजर हैं जो गवर्नमेंट के सामने हैं, और मार्केट के लिए क्या ऐसे ट्रिगर्स होने चाहिए जो एक्सपेक्ट कर रहा होगा मार्केट इस वक्त, जो मार्केट को एक अच्छा बुल रन पे लेके जाएं या फिर एफआईआईज को वापस लेकर आएं? ऐसी क्या उम्मीदें आप रख रहे हैं इस बार के बजट को लेकर?
विकास, दो तीन चीजें हैं जो कि मार्केट में एक तरह से गवर्नमेंट ने काफी इंडिकेट कर दी है। एक तो कि गवर्नमेंट ग्रोथ चाहती है। आप जीएसटी रिफॉर्म देखिए, पिछले साल का जो टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कट है वो देखिए। गवर्नमेंट का बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि वो इंडिया को एक तरह से टेलविंड देना चाहती है ग्रोथ के नजरिए से। दूसरी चीज अगर आप देखें तो एक मैक्रो इंस्टेबिलिटी बढ़ गई है दुनिया में। जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई है, जहां एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़ा बजवर्ड था 20 साल तक, वो ग्लोबलाइजेशन वर्ड आज एक एक तरह से बिल्कुल ही नकार दिया गया वर्ड है। और हर कोई अपना अपना जो इंटरेस्ट है, पर्टिकुलरली यूएस के चलते, यूएस की जो पॉलिसीज है उनके चलते अपना अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से इंडिया को भी अपना जो मेन वीकनेसेस हैं उनको प्लग करना पड़ेगा। हमें लगता है कि वो वीकनेस हमारी मैन्युफैक्चरिंग में है, जिसको एक बहुत बड़ा पुश मिल सकता है इस बजट में। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत एक तरह से टेलविंड मिलेगा। दूसरा, जो हमारा थोड़ा सा पिछले साल में गवर्नमेंट कैपेक्स थोड़ा सा वीक रहा, वो गवर्नमेंट कैपेक्स उसको भी एक पुश मिलेगा इस बजट में, ऐसा हमें लगता है। डिफेंस डिफेंस का बजट डेफिनेटली रेज होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले साल में ही हमारा एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और दुनिया वैसे भी आजकल बहुत फ्रैजाइल है, कब क्या हो जाए पता नहीं। और जब तक हमारे डिफेंसेस स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ नहीं मिल सकती। इसलिए डिफेंस बजट में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट का जो रुझान रहा है वो फिस्कल प्रूडेंस की तरफ रहा है। तो इसलिए हमें लगता है कि ये सब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, लेकिन अपने खर्चे उसी हिसाब से करेगी जिस हिसाब से इनकम हो रही है। तो खर्चों और इनकम में वो डिफरेंशियल क्रिएट होने नहीं देगी। तो ये बजट बैलेंस बजट होना चाहिए, और इन सब चीजें जो कि मैंने पहले बताई, उनकी तरफ रुझान गवर्नमेंट का ज्यादा हो। बिल्कुल। तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स और डिफेंस बजट को बढ़ाने पर सरकार का जोर हो सकता है इस बार के बजट में, ये एनालिसिस कहती है अंशुल सर की। सर बहुत शुक्रिया, आज आप जुड़े और आपने बहुत तरीके से मार्केट पर जो कन्फ्यूजन थी उसको क्लियर किया। तमाम व्यूअर्स को इस शो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, इस कन्वर्सेशन से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बजट के बाद जब हमारे पास चीज़ें क्लियर होंगी, अनाउंसमेंट्स होंगे सारे, तो हम एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे और बात करेंगे कि अब बजट के बाद क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मार्केट के अंदर, कैसे उसको एनालाइज किया जाए जो भी बजट में अनाउंसमेंट आए। फिलहाल आज के लिए बहुत शुक्रिया सर।